गणतंत्र दिवस पर फिर दिखेगी उत्तराखंड की झांकी। कर्तव्य पथ पर इस बार दिखेगी मानस खंड पर आधारित झांकी। सीएम धामी के मार्गनिर्देशन में प्रस्तावित झांकी का हुआ चयन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोलकाता में आयोजित राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में किया प्रतिभाग। सीएम ने उत्तराखंड में गंगा स्वच्छता और निर्मलता के लिए किए जा रहे प्रयासों की दी जानकारी। मसूरी में आयोजित विंटर कार्निवल के समापन पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी। सफल आयोजन के लिए आयोजकों को दी बधाई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता हीराबेन के निधन पर प्रदेश में भी शोक की लहर। बीजेपी नेताओं के साथ साथ कांग्रेस नेताओं ने भी दी श्रद्धांजलि। नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि लाइव में और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। बड़ी खबर आपको बता दें, गणतंत्र दिवस पर एक बार फिर से कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की झांकी दिखने जा रही है। जी हां, आपको बता दें कि कर्तव्य पथ पर मानस खंड पर आधारित झांकी दिखेगी। सीएम धामी ने मार्गदर्शन में प्रस्तावित झांकी का चयन किया है। और इसी के साथ बता दें कि सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने झांकी की पूरी जानकारी दी है। उत्तराखंड के विभिन्न पक्षी भी इस झांकी में प्रदर्शित किए जाएंगे। उत्तराखंड के वन्य जीवों मुख्य तौर पर झांकी में प्रदर्शित किए जाएंगे। और इसी के साथ अगर आगे की बात करें तो एपण कला को भी झांकी में महत्वपूर्ण स्थान मिलेगा। लोक सांस्कृतिक और दर्शता छोलिया नृत्य दल भी झांकी में शामिल होगा। तो इसी के साथ आपको बता दें कि 14वीं बार अब उत्तराखंड की जो झांकी है कर्तव्य पथ पर देखने को मिलेगी। गणतंत्र दिवस के मौके पर जहां कर्तव्य पथ पर अलग अलग राज्य की झांकियां जो है अपना प्रदर्शन करती है। और बात करें तो इन झांकियों में कई राज्य शामिल होते हैं। 16 राज्य इन झांकी में शामिल रहेंगे और इसी में उत्तराखंड भी शामिल रहेगा। 14वीं बार उत्तराखंड झांकी में हिस्सा लेने जा रहा है। बात करें पिछले साल की 2021 की तो तीसरे नंबर पर उत्तराखंड की झांकी आई थी। केदारखंड पर झांकी आधारित थी। और इस बार फिर से कर्तव्य पथ पर मानस खंड पर आधारित झांकी दिखेगी। तो ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता आकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, उत्तराखंड के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही उत्साह का मौका है क्योंकि कर्तव्य पथ पर एक बार फिर से उत्तराखंड की झांकी दिखने जा रही है। जब एक तरीके से बड़ा जो आयोजन होता है गणतंत्र दिवस का, वहां पर उत्तराखंड की प्रसिद्ध झांकियां जो है वो नजर आती हैं। और यही वजह है कि एक बार फिर से उत्तराखंड की झांकी को मौका मिला है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इस बार जो झांकी की थीम दी गई है वो मानस खंड के ऊपर जो है दी गई है। और इसके पीछे का कारण कहीं ना कहीं जो है वो ये है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल की है कि मानस खंड जो कॉरिडोर है उसका निर्माण किया जाए। यानी कि जिस तरीके से अगर हम गढ़वाल की बात करें तो गढ़वाल में तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, चाहे चारधाम की बात की जाए या फिर अगर हम फूलों की घाटी की बात करें, उसके अलावा हेमकुंड साहिब है, तुंगनाथ है, ये तमाम ऐसे प्रसिद्ध स्थान है जो कहीं ना कहीं जहाँ पर उसको विकसित किया गया है और लगातार पर्यटक और श्रद्धालु भी वहाँ पर आते हैं। और दूसरी तरफ मानस खंड को एक अलग पहचान दिलाने की कोशिश जो है लगातार सरकार की तरफ से की जा रही है। मुख्यमंत्री की भी पहल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी जब मुलाकात हुई थी तो उन्होंने जिक्र किया था कि किस तरीके से मानस खंड कॉरिडोर को भी विकसित किया जाएगा, जिस तरीके से अन्य क्षेत्रों को विकसित किया जा रहा है, चाहे केदारनाथ हो, बद्रीनाथ का मास्टर प्लान हो या फिर अन्य मंदिरों को जो है एक तरीके से मास्टर प्लान के तहत जो है दोबारा से उसका निर्माण कार्य कराना हो। ये तमाम चीजें हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि इस बार जो मानस खंड की थीम रखी गई है उसी के ऊपर आधारित है। जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की परिकल्पना है जिसमें जागेश्वर धाम नजर आएगा, उसमें चाहे अगर हम जिम कॉर्बेट नजर आए जिसमें वन्य जीव जो है दिखाई देंगे। उसके अलावा कुमाऊं की एक अलग पहचान जो है एपण कला है, यानी कि एपण कला को जो है अलग पहचान दिलाने की कोशिश की गई है। 13 डिस्ट्रिक्ट में जो 13 प्रोडक्ट है उसमें भी इसको शामिल किया गया है। तो उसी के आधार पर कहीं ना कहीं इस बार की जो थीम है वो रखी गई है। और इस पर कहीं ना कहीं ये गौरव की बात है कि जो राजपथ यानी कि जो अब कर्तव्य पथ जिसे कहा जाता है उस पर एक तरीके से उत्तराखंड की जो मानस खंड है की जो झांकी है वो नजर आएगी। जी आकाश, देखा जाए तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड 14वीं बार हिस्सा लेने जा रहा है इन झांकियों में। देखा जाए तो हर बार ही उत्तराखंड की जो झांकियां हैं मनमोहक रहती है। इसमें बीते सालों की अगर बात करें तो जड़ी बूटी पर आधारित, केदारखंड पर आधारित, केदारनाथ पर आधारित कई झांकियां निकाली गई है। लेकिन इस बार काफी मनमोहक दृश्य देखने को मिल सकता है क्योंकि बताया जा रहा है मानस खंड पर झांकी जो है आधारित रहेगी। विभिन्न पक्षियों को प्रदर्शित किया जाएगा और इसी के साथ बताया जा रहा है कि एपण कला जो कि उत्तराखंड की महत्वपूर्ण कला है उसको भी प्रदर्शित किया जाएगा।
देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से अगर हम बात करें तो मानस खंड में की जो झांकी इस बार आधारित है वो कहीं न कहीं बेसिकली अगर हम कहें तो कुमाऊं का क्षेत्र उसमें दर्शाया जाएगा, जिसमें अगर हम जिम कॉर्बेट की बात करें, जिम कॉर्बेट में हमने देखा कि किस तरीके से वहाँ पे वन्य जीव को जो है एक तरीके से लोग देखने के लिए वहाँ पर आते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें जो ऐपण कला है वो कहीं न कहीं कुमाऊं की एक अलग पहचान है। अगर हम कहें कि शुभ कार्य के दौरान उत्तराखंड के लोग उस कला का जो है इस्तेमाल करते हैं, दिवाली हो या फिर अन्य जो शुभ काम होते हैं उसमें इस कला का जो है प्रयोग किया जाता है। तो कह सकते हैं कि उसको भी दर्शाया जाएगा। साथ ही साथ उत्तराखंड का जो पारंपरिक यानी कुमाऊं का जो पारंपरिक नृत्य है, छोलिया नृत्य, उसमें भी उसको दर्शाया जाएगा। और एक तरीके से संपूर्ण यानी कि जो परिकल्पना कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कर रहे थे कि मानस खंड कॉरिडोर को बनाया जाए, उसको विकसित किया जाए, उसको एक अलग पहचान जो है लोग वहां पर उस चीज को देखने के लिए आ सके। तो कह सकते हैं कि जब कर्तव्य पथ पर ये झांकी एक तरीके से नजर आएगी तो वही बात है कि लोग उसको देखने के लिए उत्तराखंड का रुख करेंगे और कहीं ना कहीं उसको देखने का प्रयास भी किया जाएगा किस तरीके से जो मानस कॉरिडोर है उसको सरकार बनाना चाहती है, उसको किस तरीके से विकसित और किया जाए, अलग पहचान दिलाई जाए। तो इससे अच्छा कोई मौका नहीं होगा कि जब कर्तव्य पथ पर मानस खंड जैसा एक सरकार की जो परिकल्पना है वो एक तरीके से जो है दिखाई देगी और लोग कहीं ना कहीं उससे वाकिफ भी होंगे खुद। क्योंकि इस कार्यक्रम में चाहे अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें, राष्ट्रपति की बात करें या तमाम अन्य देशों के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर शिरकत करने के लिए आते हैं। तो कह सकते हैं कि एक अलग पहचान कहीं ना कहीं इस कॉरिडोर को या फिर मानस खंड को मिलेगी और इसी के तहत कहीं ना कहीं इस बार की जो झांकी है वो अलग रूप में जो है नजर आएगी। जी बिल्कुल आकाश, बिल्कुल सही कहा आपने कि अलग पहचान जो है झांकी की दिखेगी। अगर बात 2021 की करें तो उत्तराखंड की जो झांकी थी केदार खंड पर आधारित थी और बताया जा रहा है कि तीसरे स्थान पर झांकी आई थी। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी लोगों में उत्साह होगा क्योंकि एक बार फिर से गणतंत्र दिवस पर जो एक बार फिर से झांकी को प्रदर्शन करने का मौका मिल रहा है। तो इस बार क्या कुछ देखा जा रहा है, क्या कुछ अंदाजा लगाया जा रहा है, क्या इस बार भी लोगों का उत्साह रहेगा ऐसा कि जैसे पिछली बार तीसरे नंबर पर आई थी झांकी तो कहीं ना कहीं पहले नंबर पर अब झांकी आए? देखिए लोगों की उम्मीद भी बढ़ती है और ऐसे में कहेंगे कि जब केदार खंड को एक तरह से दिखाया गया था तो उसमें सीधे तौर पर दिखाया गया था कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो परिकल्पना थी केदारनाथ को विकसित करने की 2013 में जब आपदा आई थी, किस तरीके से केदारनाथ में उस आपदा ने तबाही मचाई थी और उसके बाद लगातार केंद्र सरकार की तरफ से सहयोग से अगर हम बात करें तो लगातार जो केदारपुरी है उसको रीडेवलपमेंट का प्लान किया जा रहा था। लगातार उसको जो है एक तरीके से डेवलप किया जा रहा है जिसमें आदिगुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल हो, लोगों को रहने की व्यवस्था हो, ये तमाम चीजें थी। और जब उसको एक तरीके से दिखाया गया था तो कहीं ना कहीं वही नतीजा था कि तीसरे नंबर पे वो झांकी रही थी। इस बार मानस खंड जो झांकी है उसको दिखाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार की भी कोशिश है कि उसको पहचान मिले। तो उसके लिए कहीं ना कहीं लोगों को भी उम्मीद है और निश्चित तौर पर कल जिस तरीके से इसका चयन हुआ है कि मानस खंड की जो झांकी है उसको कहीं ना कहीं कर्तव्य पथ पर दिखाया जाएगा तो उसके बाद से ही लोगों में भी उत्साह है और कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए भी एक गौरव का पल है कि इस तरह के जो झांकियां होती के माध्यम से कहीं ना कहीं लोगों को उत्तराखंड के बारे में जानने का मौका मिलता है और उत्तराखंड की जो पहचान है वो कहीं ना कहीं लोग उससे जो है वाकिफ हो पाएंगे। जी आकाश, गौरव की बात तो उत्तराखंड के लिए है लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो अन्य राज्य है उनमें भी उत्सुकता रहती है उत्तराखंड की झांकी को देखने के लिए क्योंकि जिस तरह से देवभूमि उत्तराखंड को कहा जाता है, धार्मिक स्थल कई उत्तराखंड में है। बात करें तो गंगोत्री हो, केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, तो कहीं ना कहीं जो धार्मिक स्थल है वो भी उत्तराखंड में है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं और अन्य राज्य के लोगों में भी उत्साह देखा जाएगा झांकी को देखने के लिए। देखिए बात सच है कि अगर हम बात करें यहाँ पर कि अधिकतर देवभूमि के जरिए लोग यहाँ पर आते हैं और देश से नहीं विदेशों तक जो लोग यहाँ पर जो है चाहे बद्रीनाथ के दर्शन हो, केदारनाथ के दर्शन, इन तमाम जगहों के दर्शन करने के लिए आते हैं। और ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जब उत्तराखंड की झांकी कर्तव्य पथ पर नजर आएगी तो बात है कि लोगों को भी इसके बारे में जानकारी हासिल होगी और अन्य राज्य भी कहीं ना कहीं उस चीज को देखेंगे। तो कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो सरकार की कोशिश है कि मानस खंड को जो है एक पहचान मिले तो वो कहीं ना कहीं पहचान मिलती हुई दिखाई देगी और ऐसे में लोगों के अंदर उत्सुकता होती है कि आखिरकार इस बार उत्तराखंड में क्या कुछ खास रहेगा जब कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की झांकी नजर आएगी। लोगों में काफी उत्साह है क्योंकि झांकी का दृश्य वाकई मनमोहक रहने वाला है। कुछ और भी जानकारी हम आकाश आपसे लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। तो जैसा कि देखा कि झांकी को लेकर लोगों में काफी उत्साह है और लोग जो है बढ़ चढ़कर अब हिस्सा लेने जा रहे हैं झांकी को देखने के लिए। तो कहीं ना कहीं उत्साह सभी राज्यों में देखने को मिल रहा है। बात करें तो 16 राज्य इन झांकियों में शामिल रहते हैं। तो इसी के साथ अब रुख अगली खबर का हम करेंगे। हमारे संवाददाता लगातार आकाश हमारे साथ बने हुए हैं।
तो आपको बता दें कि अगली खबर से रूबरू करवा दें। एक्टर अनुपम खेर और अनिल कपूर अब मैक्स हॉस्पिटल पहुंचे हैं क्रिकेटर ऋषभ पंत से मिलने के लिए। वहां दोनों पहुंचे हैं। बता दें कि कल ही क्रिकेटर ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो गया था। दोनों अभिनेताओं ने ऋषभ पंत से मुलाकात की है। एक्टर अनुपम खेर और अनिल कपूर दोनों हॉस्पिटल पहुंचे हैं और ऋषभ पंत का हालचाल उन्होंने जाना है। इसके बाद अनुपम खेर और अनिल कपूर ने कहा कि ऋषभ पंत ठीक है और बात कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ जानकारी अनुपम खेर और अनिल कपूर ने दी है ऋषभ पंत के हालात को लेकर। मैं और अनिल साहब यहाँ आए हुए थे, तो हमारा उत्तरदायित्व बना कि हम पता लगा कि ऋषभ की हॉस्पिटल में है। एज कॉमन नागरिक मैं और अनिल साहब उनको देखने आए, उनकी माता जी से मिले। ही इज़ मच बेटर, हिज स्पिरिट्स आर वेरी हाई और सबकी दुआएं, पूरे हिंदुस्तान की दुआएं उनके साथ हैं। तो जल्दी ठीक लॉबी में बैठे रहे 15 मिनट हमने, तो फिर किसी डॉक्टर ने हमको पहचाना, मतलब हमने मास्क वास्क लगाए थे, तो फिर हम उनको गए। और मुझे लगता है कि ऐसे मौके पर जाना ज़रूरी होता है, ढाढ़स बनाने प्रोटोकॉल का हिसाब रखते हुए हमने, हॉस्पिटल प्रोटोकॉल का हिसाब रखते हुए वी जस्ट मेट एंड वी आर हैप्पी एंड वी विश हिम हैप्पी। जो भी देख रहे हैं ये मैं चाहूँगा कि आप सब दुआ करें, प्रे करें and also and so that he recovers and he's on the ground, we see him playing. जोश में है और मुझे लगता है कि कंप्लीटली जो हमें फिक्र थी वो बिल्कुल नहीं है। तो ही शुड बी फाइन। क्रिकेटर ऋषभ पंत का कल एक्सीडेंट हो गया था और इसी के चलते एक्टर अनुपम खेर और अनिल कपूर अब हॉस्पिटल पहुंचे हैं। उन्होंने ऋषभ पंत का हालचाल जाना है। बता दें कि दोनों अभिनेताओं ने ऋषभ पंत से मुलाकात की है और इसके बाद अनुपम खेर और अनिल कपूर ने ऋषभ पंत के स्वास्थ्य के बारे में भी चर्चा की है। उन्होंने तमाम जो जानकारी है वो भी बताई है। तो चलिए आइए ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता आकाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आकाश, क्रिकेटर ऋषभ पंत के हालचाल जानने के लिए अनुपम खेर और अनिल कपूर हॉस्पिटल पहुंचे हैं। क्या कुछ उनके स्वास्थ्य के बारे में भी बताया जा रहा है? देखिए, जिस तरह से कल क्रिकेटर ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद से ही लगातार जो उनकी देहरादून के जो मैक्स अस्पताल है वहाँ पर रेफर किया गया था। कल से ही उनका इलाज चल रहा है और अगर हम बात करें तो MRI उनके कराया गया था, जिसकी वजह से जो MRI की जो रिपोर्ट है वो भी आ चुकी है, जो नॉर्मल बताई जा रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आज सुबह एक्ट्रेस अनुपम खेर और अनिल कपूर जो है दोनों ही जो है मैक्स अस्पताल पहुंचे थे, जहाँ पर उन्होंने ऋषभ पंत से मुलाकात की है, उनकी माता से मुलाकात की है और सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से उन्होंने बातचीत की है ऋषभ पंत से, तो उनकी हालत अब ठीक है और किसी चीज की घबराने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है कि कहा जा रहा है कि चर्चा भी है कि BCCI ने पूरी तरीके से, क्योंकि ऋषभ पंत भारतीय टीम के लिए खेलते हैं, तो ऐसे में BCCI ने पूरी नजर बनाई हुई है। डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है और डॉक्टरों से भी लगातार कंसल्ट किया जा रहा है। माना ये भी जा रहा है कि जल्द ही देहरादून जो है दिल्ली क्रिकेट जो बोर्ड की टीम है, तो वो एक तरीके से वो आ सकती है और वहाँ पर जो उनके फिजियोथेरेपिस्ट हो या फिर डॉक्टर्स हो, वो दोनों ही वो सभी लोग जो है देहरादून के लिए कुछ ही देर बाद पहुंच सकते हैं कभी भी, जहां पर डॉक्टरों की सलाह के बाद अगर उनको शिफ्ट कराया जा सकता है। यानी कि प्लास्टिक भी माना ही जा रहा है कि जो माथे पे उनके चोट है या फिर गाड़ी जिस तरह से जल गई थी, तो उसकी वजह से कुछ बर्निंग इश्यूज जो है हो सकते हैं। तो उसकी वजह से जो प्लास्टिक सर्जरी की अगर नौबत आती है तो उसके लिए मुंबई या फिर दिल्ली जो है रेफर किया जा सकता है। आकाश, बात करें तो जो हादसा था काफी भयानक था और ऐसे में अगर देखा जाए तो ऋषभ पंत को भी काफी चोट आई है, लेकिन अब सवाल यह खड़ा होता है कि भारतीय टीम के लिए ऋषभ पंत खेलते हैं, तो ऐसे में डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ अंदाजा लगाया जा रहा है कब तक ऋषभ पंत रिकवर होंगे और फिर से खेल के मैदान में आएंगे? देखिए, जिस तरीके से अगर बात करें खेल के मैदान की, तो अभी वो उम्मीद काफी कम है क्योंकि अभी इलाज उनका चल रहा है। लगातार जो डॉक्टरों की निगरानी है, तकरीबन 5 ऐसे डॉक्टर हैं जो उनकी निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें एक्सीडेंट की आई थी उसके बाद कहीं ना कहीं हर किसी की चिंताएं बढ़ गई थी। लेकिन मैक्स में जब उन्हें भर्ती कराया गया, रेफर किया गया था, तो उस समय जब उनकी जो तमाम रिपोर्ट्स है वो नॉर्मल आई है। माना जा रहा है कि जो उनकी कोहनी है उसमें चोट लगी है और पीठ, जिस तरीके से उनकी तस्वीर सामने आई थी कि पीठ में जो है काफी घाव हुए हैं, तो ऐसे में निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। और ऐसे में माना जा रहा है कि जो डॉक्टर की तरफ से भी कहा जा रहा है कि इस समय ऋषभ की हालत जो है वो स्थिर है, डरने की बात नहीं है। इस तरीके की कोई जिस तरीके से चोट उनके लगी थी, तो ऐसे में डरने की बात नहीं। खुद अनुपम खेर ने भी बताया कि उन्होंने बातचीत की ऋषभ से, तो ऋषभ पूरी तरह से ठीक है। लेकिन एक प्रिकॉशन के तौर पर, क्योंकि भारतीय टीम के लिए वो खेलते हैं, तो सही बात है कि कहीं ना कहीं BCCI भी, कल BCCI का बयान भी आया था
और बीसीसीआई ने भी पूरी तरीके से वहाँ मैच के डॉक्टरों से उनकी बातचीत हुई है और निगाहें बनाई हुई है। माना ही जा रहा है कि जी आकाश, देखा जाए तो कहीं ना कहीं इलाज लगातार जारी है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि जल्द ही ऋषभ पंत अगर इलाज अच्छे से हुआ तो रिकवर हो जाएंगे। तो कुछ और भी जानकारी हम आपसे लेंगे। आकाश, आप बने रहिए हमारे साथ। तो इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित राष्ट्रीय गंगा परिषद की द्वितीय बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया और उत्तराखंड में गंगा स्वच्छता एवं निर्मलता के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। इसी के साथ बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में गंगा को आजीविका एवं विकास से जोड़ने के उद्देश्य से जो अर्थ गंगा मॉडल के रूप में दिया था, उसके तहत उत्तराखंड राज्य ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किए हैं। कुछ परियोजनाओं के प्रस्ताव एनएमसीजी को प्रेषित किए गए हैं। साथ ही सहायक नदियों के कुछ प्रस्ताव तैयार कराए जा रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने बैठक को वर्चुअल संबोधित किया। तो चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। आकाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित राष्ट्रीय गंगा परिषद की द्वितीय बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया है। और जैसा कि बताया जाता है कि स्वच्छता को लेकर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही सजग है और इसी को लेकर रोज नए नए कदम जो है दोनों ही सरकार उठा रही है। तो इसी के साथ अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तरकाशी में गुब्बारे के साथ पाकिस्तानी झंडे उड़कर उत्तरकाशी पहुंचे हैं। बता दें कि जांच में जुटी स्थानीय खुफिया एजेंसी लगातार जांच में जुटी हुई है। दरअसल पाकिस्तानी झंडों के साथ कुछ गुब्बारे जो है मिले हैं और इसके बाद जो जांच एजेंसी है लगातार जांच में जुटी हुई है। गुब्बारे पाकिस्तान से ही उड़कर आए हैं, ऐसा खुफिया एजेंसियों ने बताया है और फिलहाल जो है पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पाकिस्तानी झंडे जो है गुब्बारे के साथ उड़कर आए हैं और लगातार जांच एजेंसी अब जांच में जुटी हुई है क्योंकि कहीं ना कहीं चिंताजनक यह विषय है। पाकिस्तान के झंडे अब भारत में आ रहे हैं, वो भी गुब्बारे के साथ उड़ के। तो इसी के साथ अब जांच एजेंसी जो है जांच में जुटी है और अभी खुफिया एजेंसियों ने जानकारी दी है कि गुब्बारे पाकिस्तान से ही उड़कर आए हैं। तो बड़ी खबर है ये कि पाकिस्तान के झंडे गुब्बारे के साथ उड़कर भारत में आए हैं। तो जांच एजेंसियां अब सतर्क हो चुकी है, लगातार इसकी जांच की जा रही है और इसी के साथ जांच एजेंसियों ने कुछ जानकारी भी दी है और उन्होंने कहा है कि यहाँ जो झंडे उड़कर आए हैं यह पाकिस्तान से ही आए हैं। तो कहीं ना कहीं अब सवाल खड़ा होता है कि इस तरह से कैसे पाकिस्तान से जो झंडे हैं वो गुब्बारे के जरिए उड़कर आ रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता धनंजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनंजय, पाकिस्तान से झंडे जो है गुब्बारे के जरिए उड़कर पहुंचे हैं, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए उत्तरकाशी का मामला है। पाकिस्तान की तरफ से जो गुब्बारे सामने आए हैं उसके बाद जो शासन प्रशासन है उसमें जो हड़कंप कहीं ना कहीं मचा हुआ है। हालांकि जो स्थानीय जो जांच एजेंसियां हैं वो उसमें जो है जांच कर रही है, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान बार एसोसिएशन का झंडा भी वहाँ पर जो है मिला है, पाकिस्तान का झंडा मिला है और जो गुब्बारे है वो जंगल में पाया गया है क्योंकि उत्तरकाशी सीमांत क्षेत्र है। इस तरीके की जो गतिविधियां वहाँ पर हो रहे हैं उसको लेकर जो शासन प्रशासन है वो अलग कर रही है। जी बिल्कुल धनंजय, कहीं ना कहीं जांच एजेंसी सतर्क हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के निधन पर दुख जताया। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने पीएम मोदी की मां हीराबेन को संघर्ष और संस्कार शिविर माता का एक उदाहरण बताया, क्योंकि उनके संस्कार ने ही देश को नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व दिया। वहीं विधायक सुमित हृदयेश ने भी इस दुखद समाचार पर शोक संवेदना व्यक्त की है।
पूरी संवेदना माननीय प्रधानमंत्री हमारे देश के और उनकी माताजी का स्वर्गवास हुआ। पूरी कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड की तरफ से, सारे विधायक गणों की तरफ से, सारे कार्यकर्ताओं की तरफ से अपनी शोक संवेदनाएं प्रेषित करते हैं। प्रभु उनकी माताजी को अपने चरणों में स्थान दे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की माताजी का स्वर्गवास हुआ है और इस दुख की घड़ी में हम सब उनके साथ हैं। और बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने आज सभी प्रदेशवासियों को कहा है कि सब अपने अपने कामों को यथावत रखें। और मैं कह सकता हूं कि एक प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा दिल है ये कि इस शोक की घड़ी में भी हों। आज बैठक भी कर रहे हैं, सुबह तड़के जो है गुजरात गए हैं और हम सबको इसकी प्रेरणा भी ली। पूरे देश को दुख है आज। माँ और पुत्र का क्या स्नेह होता है, क्या प्रेम होता है, बार बार हम देखते रहे। नरेंद्र मोदी जी ने इतने बड़े पद पर होते हुए भी कभी भी मातृ प्रेम में उनकी कमी नहीं आई। और माता का प्रेम उसी तरह से जब वो गले से लगाती थी, हाथ पकड़ती थी, उनको आशीर्वाद देती थी, वो सीन बरबस आज सारे चैनल भी दिखा रहे हैं, सब जगह अखबारों में भी आएंगे। उदाहरण का, पाथेय का हम लोगों के लिए अनुकरण करने का एक सर्वोत्तम हमारे सामने पाथेय है। इसलिए हम सब लोग बहुत हृदय की गहराइयों से पूज्य माता जी को श्रद्धांजलि देते हैं और निश्चय ही प्रभु उनको अपने चरणों। तो इसी के साथ फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।